सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। पाठशाला में आपको बताऊंगा कि क्यों इंटरव्यू छोड़कर भाग गए तौकीर रजा। मौलाना तौकीर रजा को मैंने इंटरव्यू के लिए दरखास्त की, भैया आइए जरा बताइए, इतने बड़े बड़े बयान आपने दे दिए, बड़ा विवाद हो रहा है, देश का नक्शा बदलने की बात कर रहे हैं। इंटरव्यू में आए और 5 मिनट पाठशाला का जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो झेल नहीं पाए। 5 मिनट नहीं झेल पाए, पाठशाला छोड़कर भाग गए। अभी आपको वो इंटरव्यू दिखाऊंगा। आज हिंदू विरोधी मौलाना की क्लास लगेगी, क्योंकि ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये बात देश की है। और अगर कोई कहेगा कि देश का नक्शा बदल देंगे तो उनकी क्लास लगनी जरूरी है। और कैसे तौकीर रजा के सुर बदले तीखे सवालों से, अभी इंटरव्यू दिखाऊंगा। इसके बाद आज हिंदू विरोधी मौलाना की जब क्लास लगेगी तो कुछ और डिटेल्स भी दूंगा। इसके बाद हम बात करेंगे आज पाठशाला में कि केजरीवाल की मजबूरी का नाम क्या भगवंत मान है, क्योंकि केजरीवाल ने पंजाब में मुख्यमंत्री कैंडिडेट भगवंत मान को घोषित किया, लेकिन वो उनके लिए तुरुप का इक्का है या उनके लिए मजबूरी है, आज इसका एनालिसिस भी होगा। साथ ही केजरीवाल के सर्वे में सिद्धू का नाम कहां से आ गया। सिद्धू भाई साहब तो कांग्रेस के सीएम बनने के सपने देख रहे हैं, वहां भी पत्ता कट रहा है, लेकिन वो केजरीवाल की लिस्ट में क्या कर रहे थे आपको यह भी बताऊंगा। और आखिर में पंजाब में सीएम जाट सिख बनेगा या दलित, इसका सवाल पूछने के साथ हिस्ट्री की क्लास होगी। और हिस्ट्री की क्लास में आपको बताएंगे कि वो सीट जहां सीएम को हराने के लिए इंदिरा गांधी गई थी, सीएम को हराने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। लेकिन आज पाठशाला में सबसे पहले मौलाना तौकीर रजा का जिक्र। हरिद्वार की धर्म संसद पर तो खूब हंगामा हुआ, जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ, वो जेल में भी हैं। लेकिन बरेली के मौलाना हेट स्पीच देकर जेल नहीं जाते, राजनीतिक पार्टी की ताकत बढ़ाते हैं। सोचिए, कांग्रेस ने ऐसे ही एक मौलाना को अपने साथ मिलाया है और इस मौलाना का नाम है तौकीर रजा। पहले आप इस मौलाना की बातें सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस इस मौलाना को शामिल करके बहुत खुश है। और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये मौलाना जब पाठशाला में 5 मिनट भी टिक नहीं पाए इंटरव्यू में, क्या हुआ था उस इंटरव्यू में। लेकिन पहले सुनिए इन मौलाना का वो भड़काऊ और विवादित बयान। मैं देखता हूं मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूं उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान से गुस्सा फूल पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर से खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं ये तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। डर लगता है अपने हिंदू भाइयों से, खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट हो गई। जिस दिन ये नौजवान ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। गजब स्टाइल है धमकी देने का। धमकी का अंदाज देखिए कि मुझे डर लगता है कि जब ये मेरा नौजवान जो है वो कानून अपने हाथ में ले लेगा। आगे बोलते हैं इसके कि देश में पनाह लेने की जगह नहीं मिलेगी, देश का नक्शा बदल देंगे। और ये सब कैसे प्यार से कि अरे डर लगता है, अरे डर लगता है तो कानून का सहारा लीजिए, देश का नक्शा बदल दीजिएगा। और ऐसा आदमी मौलाना तौकीर की भड़काऊ बातें आप सुन रहे हैं, इन्हें कांग्रेस ने गले लगा लिया। कुछ दिन पहले प्रियंका वाड्रा ने मौलाना तौकीर से मुलाकात की थी। मौलाना तौकीर ने यूपी चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करने का ऐलान किया है। अपने समर्थकों से यह भी कहा है कि सभी 5 राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करो। यूपी कांग्रेस का आज दोपहर का ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, इस ट्वीट को देखिए। और यह ट्वीट तब आया जब सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ था कि यह आदमी जो है वो इस तरीके का भड़काऊ बयान दे रहा है। तो यह ट्वीट अभी आपके स्क्रीन पर डाला हुआ है और इसमें प्रियंका वाड्रा के बगल में ठीक ये शख्स जो आपको दिख रहे हैं मौलाना तौकीर रजा, इनके साथ ये फोटो ट्वीट की गई। इनके साथ ये ट्वीट में लिखा गया कि ये हमको समर्थन है। उस वक्त जब देश ये चर्चा कर रहा था कि अरे ये तो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ये तो देश का नक्शा बदलने की बात कर रहे हैं, उस वक्त यूपी कांग्रेस कह रही थी कि देखो हमारे पास कौन है, हमारे पास इसका समर्थन है। खैर,
हमने मौलाना तौकीर रजा को पाठशाला में बुलाया कि भाई आइए, देश के कुछ सवाल हैं, जवाब दीजिए। कुछ देर पहले वो हमारे साथ जुड़े, इंटरव्यू रिकॉर्ड होना शुरू हुआ और 5 मिनट में क्या हुआ इस इंटरव्यू में देखिए। इस वक्त हमारे साथ तौकीर रजा खुद लाइव जुड़ गए हैं। तौकीर रजा जी, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। आपका जो बयान बहुत वायरल है, जिस पर बहुत विवाद है, जिस पर बहुत चर्चा है, जिसमें आप कह रहे हैं कि नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा जिस दिन, उस दिन हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हम तो पैदाइशी लड़ाके हैं। क्या आपको लगता है आपने जो ये बयान दिया देश के कानून और संविधान के दायरे में है, या आपको लगता है कि आपने जो किया वो गलत था, जो कहा वो गलत था? नहीं, मेरी पूरी बात अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने जो कहा वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने चिंता जाहिर की है कि कहीं मेरे देश में, कहीं मेरे प्रदेश में ना हो जाए। मैं चिंतित हूँ कि रोज कुरान की बेहुरमती होती है, हम अपने नौजवानों को समझा लेते हैं, रसूल आजम की शान में गुस्ताखी होती है, हम अपने नौजवानों को समझा लेते हैं, 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात होती है। अगर किसी वक्त हमारे हाथ से, हमारे कंट्रोल से हमारे नौजवान, हमारे उलमा के कंट्रोल से हमारे नौजवान बाहर चले गए तो देश की स्थिति क्या होगी, और देश में जगह नहीं मिलेगी मुंह छुपाने की। ये मैंने उन लोगों के लिए कहा जिन्होंने धर्म संसद में 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात कही थी और उनको देश पनाह नहीं मिली, आखिर उन्हें जेल में पनाह मिली। और ऐसे जितने आतंकवादी हैं, अगर मैं भी देश में भड़काऊ बात करता हूँ, हिंदू मुस्लिम नफरत की बात करता हूँ, तो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर एक का ठिकाना जेल होना चाहिए। मैं इस मिजाज का आदमी हूँ, मैं एकता भाईचारे का आदमी हूँ। मेरे पूरे सच को आधा सच बना के जो दिखाया है, ये झूठ से ज्यादा खतरनाक बात है। मैंने एकता और भाईचारे की बात की है, मैं एकता भाईचारे। आपने जो कहा हमने पूरा, तौकीर रजा जी, वही दिखाया। प्रश्न इस बात का है कि जब आप ये कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है, आपको वहां खड़े होकर समझाना चाहिए था कि देखिए जिन्होंने गलत कहा उनको लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आप तो वहां जो कह रहे हैं वो भड़काने जैसा है कि मेरा नौजवान हाथ से निकल गया तो जगह नहीं मिलेगी। ये तो भाई धमकी किसको कहते हैं? मैं तो ये बता रहा हूँ ना, मैं अपने नौजवान को कंट्रोल में रखे हुए हूँ और मेरा कंट्रोल है मेरे नौजवानों पर। कंट्रोल में क्यों और मैं अपने देश में, आप कौन है जो कंट्रोल में रखे हैं? नहीं होने देना हर आदमी कंट्रोल में, और कंट्रोल में रखता है देश का संविधान। तौकीर रजा कौन है जो कंट्रोल में रखेंगे और कंट्रोल से छोड़ देंगे तो देश का नक्शा बदल जाएगा? अच्छा, तो आप 20 लाख मुसलमानों को मारने की बात करेंगे और मारने निकलेंगे तो 20 लाख मुसलमान को मारने की बात करेंगे तो देश का कानून अपना काम करेगा। आप थोड़े ये धमकी देंगे कि हमने छोड़ दिया इनको, तो देखिए क्या होगा। आप कहते हो कि 20,000 मुसलमान लड़कियों को बहका कर लाओ, 1-1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा, कहां तक बर्दाश्त करेंगे? अरे भाई ये तो सर, तौकीर रजा जी मुझे ये बताइए, आपको जो चीज लग रही है कि मुसलमानों के साथ जो धर्मगुरु जिन लोगों को एकता का, भाईचारे का, रजा जी मेरा प्रश्न सुन लीजिए। गुरु के काम क्या है? गुरु को भड़काने का काम है। मेरा प्रश्न सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं आपको बड़ा बुरा लगा कि मुस्लिम लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। नहीं सर, मेरा प्रश्न सुनिए पहले। एक ही साधु था जिसने, मैं वहां से बाइकआउट करके, वॉकआउट करके नहीं आया था, वो एक साधु वॉकआउट करके गया था और वो एक सच्चा साधु था और बाकी तौकीर रजा जी, तौकीर रजा जी, तौकीर रजा जी, मेरा प्रश्न आपसे है, तौकीर रजा जी, मेरा प्रश्न आपसे है, आप ये कह रहे हैं, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, आसपास लोगों को हटाइए पहले रुकिए, इनको हटाइए। मैंने अपनी बात वाज़ेह कर दी। नहीं, आपने अपनी बात नहीं कही, आप आधी बात कह के जा रहे हैं। आप ये बताइए, अगर हिंदुओं को लगता है उनके साथ गलत हो रहा है तो कोई उनको कहेगा क्या? आप अपने, नहीं, हिंदुओं को लगता है गलत हो रहा है तो वो धमकी देंगे क्या कि मेरे लड़के जो हैं वो छूट जाएंगे, फिर 80 करोड़ क्या करेंगे, भारत का नक्शा बदल जाएगा, ऐसा होगा क्या? भारत का नक्शा बदलने की बात मैं अभी भी कर रहा हूँ और मैं अपनी ताकत से, अपने नौजवानों की ताकत से, अपने देश नहीं, भारत का नक्शा बदल के क्या कर देंगे वो नक्शा बताइए? भारत का नक्शा बदल के क्या बनाएंगे आप? अच्छा, बात पूरी सुनो, अगर बीच में बोलोगे तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा? सर ये बताइए, आप कह रहे हैं भारत के नक्शे पर मैं कह रहा
मेरे अंदर शक्ति भी है और सलाहियत भी है। मैं भारत का नक्शा बदल सकता हूँ। मैं चीन से कैलाश मानसरोवर छीन के ला सकता हूँ। मैं पाकिस्तान को अपने देश में शामिल कर सकता हूँ और पाकिस्तान अपने देश को और बड़ा कर सकता हूँ। इसलिए मेरे अंदर और देश का नक्शा बदल जाएगा। ये मेरा मकसद है। देश का नक्शा बदलने से मेरी मुराद देश को तोड़ना नहीं है, देश को और बड़ा करना। मैं बांग्लादेश भी शामिल कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान भी शामिल कर सकता हूँ। कैलाश मानसरोवर अच्छा, तो तौकीर रजा जी, पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में ताकत है। अब आपने बात कही, मेरा प्रश्न सुनिए सर, मेरा प्रश्न सुनिए सर, मेरा प्रश्न सुनिए तौकीर रजा जी, मेरा प्रश्न सुनिए हम सर, मेरा प्रश्न सुनिए तौकीर जी, मेरा प्रश्न आजाद करा के लाके तौकीर रजा जी, आप कह रहे हैं कि आपके लड़के कंट्रोल से बाहर हो गए तो उसके बाद जो है वो देश का नक्शा बदल जाएगा, और फिर आप कह रहे हैं अब उठ के चल दिए। सवाल तो सुन लीजिए, अपनी बात कहे और निकल लिए, और उस बात में क्या बोले जरा बात सुनिए। कह रहे हैं तौकीर रजा जी कि मैं देश का नक्शा बदल सकता हूं, हमारे लड़के हाथ से निकल गए तो देश का नक्शा कैसे बदलेंगे? कह रहे चीन को भी ले आएंगे, पाकिस्तान को भी मिला लेंगे, बांग्लादेश को भी मिला लेंगे। वहां तो कह रहे थे कि देश का युवा जो है वो नक्शा बदल देगा, इनके साथ जो लड़के वो नक्शा बदल देंगे। तो उनको क्या बोलेंगे? तुमको गुस्सा आ रहा है अगर हिंदू भाइयों पे तो जाओ चीन को मिला लो भारत में, तुमको गुस्सा आ रहा है हिंदू भाइयों पे तो जाओ पाकिस्तान को मिला लो। ऐसे होता है क्या? पहले कह रहे थे देश का नक्शा बदल देंगे, अब कह रहे हैं देश का नक्शा बदलने का मतलब है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको अपने में मिला लेंगे। कुछ भी बोल देंगे और सोचते हैं पब्लिक मान जाएगी। अगर आपको यही था कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको भारत में मिलाना है तो वहां खड़े होकर यह क्यों कह रहे थे कि मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि पनाह नहीं मिलेगी भारत में? बोलना चाहिए था मैं पाकिस्तान के भाइयों से कहता हूं, मैं बांग्लादेश के भाइयों से कहता हूं, मैं चीन के भाइयों से कहता हूं कि तुमको वहां जगह नहीं मिलेगी, मेरे लड़कों को गुस्सा आ रहा है, यहां गुस्सा आ रहा है, हम तुमको सबको मिला लेंगे। अरे कुछ भी बिना बेफजूल की बात, कोई सिर पैर नहीं। और अगर इतना शौक है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको मिला लेने का तो सबको बॉर्डर पे भेज दीजिए। यहां कुछ बयान, वहां कुछ कह रहे हैं और आधे में इंटरव्यू छोड़ के भाग गए अपनी बात कहकर। एक बात कायदे की कही, हिंदू मुसलमान कर रहा हूं तो मुझे भी जेल में डाल दीजिए। प्रशासन को सुनना चाहिए और इनकी इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए। तौकीर रजा जो ये बता रहे थे कि हिंदू भाइयों के लिए डर लगता है, उनके लिए चिंता होती है और पता नहीं देश में जगह मिले, पनाह मिले ना मिले, देश का नक्शा बदल देंगे। 5 मिनट में पाठशाला में जब कायदे के सवाल हुए तो उनका बदल गया कि अब हम नक्शा जो है वो बनाएंगे कि चीन, पाकिस्तान सबको मिला लेंगे। मजाक चल रहा है। इनका इंटरव्यू आपको एक बार फिर से सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले तौकीर रजा का प्रोफाइल क्या है आपको देखना चाहिए कि ये भाई साहब हैं कौन। इतनी बड़ी बड़ी बातें कि चीन, पाकिस्तान सबको मिला लेंगे, ये बरेलवी मुसलमानों के नेता हैं ये भाई साहब। और इनके बारे में ये बताया जाता है कि 2001 में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल इन्होंने बनाया, मौलाना तौकीर रजा ने, और 2012 में समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, और उसके बाद अब ये कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री का इनको दर्जा भी मिला हुआ था। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने बयान कैसे कैसे दिए आपको देखना चाहिए। उन बयानों को भी आपके सामने रखता हूं। जनवरी में जो इन्होंने कहा कि मुसलमानों के सब्र का पैमाना टूट चुका है, हर बात पे, छोटी छोटी बात पे इन लोगों का पैमाना ही टूट जाता है, बाकियों का नहीं टूटता है। मुसलमान कंट्रोल से बाहर हुए तो हिंदुओं को पनाह नहीं मिलेगी, देश का नक्शा बदल जाएगा, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुसलमान आतंकी नहीं बल्कि मोदी और शाह आतंकी हैं। ये फरवरी 2020 में देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह चुके हैं भाई साहब, जिनको कांग्रेस पार्टी समर्थन ले रही है। इसके बाद अक्टूबर 2016 में इन्होंने क्या कहा था? तुम्हारे धर्म में, हिंदुओं के लिए कहा था, तुम्हारे धर्म में तो एक महिला के 5 पति होते हैं, पांडवों के लिहाज से कह रहे थे। और उसके बाद इन्होंने कहा इसी में आगे जोड़कर कि तुम्हारे यहां तो यह भी नहीं पता होता है महिला के बच्चे को कि उसका पिता कौन है। ऐसा ऐसा बयान दिए हैं और आज कह रहे हैं पाठशाला में आकर कि भाई हम तो हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं, हम तो देश का नक्शा जो है वो पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश सबको मिलाकर बनाना चाहते हैं। वहां वीडियो में कुछ और यहां पाठशाला में जो है कुछ और। एक बार मैं चाहता हूं इस आदमी को आपको सुनना चाहिए, कैसे सुर बदले, पहले खुद को जस्टिफाई किया,
कि मैंने जो कहा वो एकता के लिए कहा, और उसके बाद कहां चले गए और कैसे छोड़कर भाग गए इंटरव्यू कि अब तो मामला टाइट हो रहा है, अपना थोड़ा सा बोलो और निकल लो। एक बार वो इंटरव्यू फिर से सुनिए। इस वक्त हमारे साथ तौकीर रजा खुद लाइव जुड़ गए हैं। तौकीर रजा जी, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। आपका जो बयान बहुत वायरल है, जिस पर बहुत विवाद है, जिस पर बहुत चर्चा है, जिसमें आप कह रहे हैं कि नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा जिस दिन, उस दिन हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हम तो पैदाइशी लड़ाके हैं। क्या आपको लगता है आपने जो ये बयान दिया इस देश के कानून और संविधान के दायरे में है, या आपको लगता है कि आपने जो किया वो गलत था, जो कहा वो गलत था? नहीं, मेरी पूरी बात अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने जो कहा वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने चिंता जाहिर की है कि कहीं मेरे देश में, कहीं मेरे प्रदेश में बुरा हो जाए। मैं चिंतित हूँ कि रोज कुरान की बेहुरमती होती है, हम अपने नौजवानों को समझाते हैं, रसूल आजम की शान में गुस्ताखी होती है, हम अपने नौजवानों को समझा लेते हैं। 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात होती है। अगर किसी वक्त हमारे हाथ से, हमारे कंट्रोल से हमारे नौजवान, हमारे उलमा के कंट्रोल से हमारे नौजवान बाहर चले गए तो देश की स्थिति क्या होगी, और देश में जगह नहीं मिलेगी मुंह छुपाने की। ये मैंने उन लोगों के लिए कहा जिन्होंने धर्म संसद में 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात कही थी, और उनको देश में पनाह नहीं मिली, आखिर उन्हें जेल में पनाह मिली। और ऐसे जितने आतंकवादी हैं, अगर मैं भी देश में भड़काऊ बात करता हूँ, हिंदू मुस्लिम नफरत की बात करता हूँ, तो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर एक का ठिकाना जेल होना चाहिए। मैं इस मिजाज का आदमी हूँ, मैं एकता भाईचारे का आदमी हूँ। मेरे पूरे सच को आधा सच बना के जो दिखाया है, ये झूठ से ज्यादा खतरनाक बात है। मैंने एकता और भाईचारे की बात की है, मैं एकता भाईचारे। आपने जो कहा हमने पूरा तौकीर रजा जी वही दिखाया। प्रश्न इस बात का है कि जब आप ये कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है, आपको वहां खड़े होकर समझाना चाहिए था कि देखिए जिन्होंने गलत कहा उनको लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आप तो वहां जो कह रहे हैं वो भड़काने जैसा है कि मेरा नौजवान हाथ से निकल गया तो जगह नहीं मिलेगी। ये तो भाई धमकी किसको कहती है? मैं तो ये बता रहा हूँ ना, मैं अपने नौजवान को कंट्रोल में रखे हुए हूँ, और मेरा कंट्रोल है मेरे नौजवानों पर। कंट्रोल में क्यों रखे हुए हैं? और मैं अपने देश में, कौन है जो कंट्रोल में रखे हैं? नहीं होने देना हर आदमी कंट्रोल में, और कंट्रोल में रखता है देश का संविधान। तौकीर रजा कौन है जो कंट्रोल में रखेंगे और कंट्रोल से छोड़ देंगे तो देश का नक्शा बदल जाएगा? अच्छा, तो आप 20 लाख मुसलमानों को मारने की बात करेंगे और मारने निकलेंगे तो 20 लाख मुसलमान को मारने की बात करेंगे तो देश का कानून अपना काम करेगा। आप थोड़े ये धमकी देंगे कि हमने छोड़ दिया इनको, तो देखिए क्या होगा। आप कहते हो कि 20,000 मुसलमान लड़कियों को बहका कर लाओ, 1-1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, कहां तक बर्दाश्त करेंगे? अरे भाई ये तो सर, तौकीर रजा जी मुझे ये बताइए, आपको जो चीज लग रही है कि मुसलमानों के साथ जो धर्मगुरु जिन लोगों को एकता का, भाईचारे का, रजा जी मेरा प्रश्न सुन लीजिए। गुरु के काम क्या है? गुरु को भड़काने का काम है। मेरा प्रश्न सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं आपको बड़ा बुरा लगा कि मुस्लिम लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। नहीं सर, मेरा प्रश्न सुनिए ना पहले। साधु था जिसने, मैं वहां से बाइकआउट करके, वॉकआउट करके नहीं आया था, वो एक साधु वॉकआउट करके गया था, और वो एक सच्चा साधु था, और बाकी के बाकी साधे तौकीर रजा जी, साधु के, तौकीर रजा जी मेरा प्रश्न आपसे है, तौकीर रजा जी मेरा प्रश्न आपसे है, आप ये कह रहे हैं, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, आसपास लोगों को हटाइए पहले रुकिए, इनको हटाइए। मैंने अपनी बात वाज़ेह कर दी। नहीं, आपने अपनी बात नहीं कही, आप आधी बात कह के जा रहे हैं। आप ये बताइए, अगर हिंदुओं को लगता है उनके साथ गलत हो रहा है तो कोई उनको कहेगा क्या? आप अपने नहीं, हिंदुओं को लगता है गलत हो रहा है तो वो धमकी देंगे क्या कि मेरे लड़के जो हैं वो छूट जाएंगे, फिर 80 करोड़ क्या करेंगे, भारत का नक्शा बदल जाएगा, ऐसा होगा क्या? भारत का नक्शा बदलने की बात मैं अभी भी कर रहा हूँ, और मैं अपनी ताकत से, अपने नौजवानों की ताकत से, अपने देश नहीं, भारत का नक्शा बदल के क्या कर देंगे? वो नक्शा बताइए। भारत का नक्शा बदल के क्या बनाएंगे आप?
अच्छा, बात पूरी की सुनो, अगर बीच में बोलोगे तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा? सर ये बताइए, आप कह रहे हैं भारत के नक्शे पर कायम है। मैं कह रहा हूँ मेरे अंदर शक्ति भी है और सलाहियत भी है। मैं भारत का नक्शा बदल सकता हूँ। मैं चीन से कैलाश मानसरोवर छीन के ला सकता हूँ। मैं पाकिस्तान को अपने देश में शामिल कर सकता हूँ और पाकिस्तान अपने देश को और बड़ा कर सकता हूँ। इसलिए मेरे अंदर और देश का नक्शा बदल जाएगा। ये मेरा मकसद है। देश का नक्शा बदलने से मेरी मुराद देश को तोड़ना नहीं है, देश को और बड़ा करना। मैं बांग्लादेश भी शामिल कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान शामिल कर सकता हूँ। कैलाश मानसरोवर अच्छा, तो तौकीर रजा जी, पार्टी में तौकीर रजा जी, भारतीय जनता पार्टी में ताकत है। अब आपने बात कही है, मेरा प्रश्न सुनिए सर, अब मेरा प्रश्न सुनिए सर, मेरा प्रश्न सुनिए तौकीर रजा जी, मेरा प्रश्न सुनिए हम सर, मेरा प्रश्न सुनिए तौकीर जी, अब मेरा प्रश्न सुनिए। आजाद करा के लाके हिंदुओं को तौकीर रजा जी, आप कह रहे हैं कि आपके लड़के कंट्रोल से बाहर हो गए तो उसके बाद जो है वो देश का नक्शा बदल जाएगा, और फिर आप कह रहे हैं अब उठ के चल दिए। सवाल तो सुन लीजिए, अपनी बात कहे और निकल लिए, और उस बात में क्या बोले जरा बात सुनिए। कह रहे हैं तौकीर रजा जी कि मैं देश का नक्शा बदल सकता हूं, हमारे लड़के हाथ से निकल गए तो देश का नक्शा कैसे बदलेंगे? कह रहे चीन को भी ले आएंगे, पाकिस्तान को भी मिला लेंगे, बांग्लादेश को भी मिला लेंगे। वहां तो कह रहे थे कि देश का युवा जो है वो नक्शा बदल देगा, इनके साथ जो लड़के वो नक्शा बदल देंगे। तो उनको क्या बोलेंगे? तुमको गुस्सा आ रहा है अगर हिंदू भाइयों पे तो जाओ चीन को मिला लो भारत में, तुमको गुस्सा आ रहा है हिंदू भाइयों पे तो जाओ पाकिस्तान मिला लो। ऐसे होता है क्या? पहले कह रहे थे देश का नक्शा बदल देंगे, अब कह रहे हैं देश का नक्शा बदलने का मतलब है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको अपने में मिला लेंगे। कुछ भी बोल देंगे और सोचते हैं पब्लिक मान जाएगी। अगर आपको यही था कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको भारत में मिलाना है, तो वहां खड़े होकर यह क्यों कह रहे थे कि मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि पनाह नहीं मिलेगी भारत में? बोलना चाहिए था मैं पाकिस्तान के भाइयों से कहता हूं, मैं बांग्लादेश के भाइयों से कहता हूं, मैं चीन के भाइयों से कहता हूं कि तुमको वहां जगह नहीं मिलेगी, मेरे लड़कों को गुस्सा आ रहा है, यहां गुस्सा आ रहा है, हम तुमको सबको मिला लेंगे। अरे कुछ भी बिना बेफजूल की बात, कोई सिर पैर नहीं। और अगर इतना शौक है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको मिला लेने का, तो सबको बॉर्डर पे भेज दीजिए। यहां कुछ बयान, वहां कुछ कह रहे हैं, और आधे में इंटरव्यू छोड़ के भाग गए अपनी बात कहकर। एक बात कायदे की, हिंदू मुसलमान कर रहा हूं तो मुझे भी जेल में डाल दीजिए। प्रशासन को सुनना चाहिए और इनकी इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए। तौकीर रजा पाठशाला छोड़कर चले गए और उन्होंने कहा कि उनमें इतनी सलाहियत भी है और इतनी पावर भी है कि चीन, पाकिस्तान सबको मिला लेंगे। सर वो सब छोड़िए, पहले अपनी पावर दिखाइए और जिस कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं उनको 300 सीट उत्तर प्रदेश में जिता के दिखाइए, तभी आपके पावर का टेस्ट हो जाएगा। ये वाला हवा वाली बात मत कीजिए। लेकिन इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर सोचिए क्या होता है कि हरिद्वार के धर्म संसद पर हंगामा है और यहां फोटो जारी की जा रही है कि देखो हमको ऐसे आदमी का समर्थन मिल रहा है। ये वो लोग हैं जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। यूपी में ओवैसी की पार्टी ने अब तक कैंडिडेट की जो लिस्ट दी है उसके बारे में आपको जब बताता हूं। उत्तर प्रदेश में जो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन है, AIMIM, जो ओवैसी की पार्टी है, इसने कितने कैंडिडेट उतारे हैं? इन्होंने कैंडिडेट उतारे 17। अभी तक 2 लिस्ट जारी की है और उसमें 17 कैंडिडेट उतारे। इसमें से मुस्लिम कितने हैं? मुस्लिम उम्मीदवार 17 में से 16 मुसलमानों को इन्होंने टिकट दिया है और ये कहते हैं कि इस देश में सबको जो है 50% टिकट मुसलमानों को दे देना चाहिए। आप 17 में से 16 मुसलमानों को दे रहे हैं, 1 हिंदू को दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप सेक्युलर हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से पंडित मनमोहन झा को ओवैसी ने टिकट दिया है। वो सभा में थे लेकिन टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी थी, तो वहां उनको दे दी। और ये लोग सेक्युलरिज्म का पार्ट इस देश में पढ़ाते हैं। इन बातों को समझिएगा, तब इस देश में समस्याएं कहां हैं वो समझ में आएंगी। अब चलते हैं पॉलिटिकल साइंस के दूसरी क्लास में।
और अब पॉलिटिकल साइंस की क्लास का दूसरा चैप्टर, पंजाब में मुख्यमंत्री फेस की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई, क्योंकि एक पार्टी जिसे मीम वीडियो बनाकर यह संकेत देने पड़े कि उसका सीएम कैंडिडेट कौन है, वहीं एक दूसरी पार्टी को सर्वे कराना पड़ा कि उसका सीएम कैंडिडेट कौन होगा। इनमें एक पार्टी कांग्रेस है, एक पार्टी है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट बना दिया। यह फैसला करने के लिए केजरीवाल अपने पुराने फंडे पर लौटे और उन्होंने एक सर्वे कराकर बता दिया कि भगवंत मान को लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ही सीएम चेहरा होना चाहिए। केजरीवाल के सर्वे में दावा है कि 90% से ज्यादा लोगों ने भगवंत मान के लिए वोट किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केजरीवाल के लिए भगवंत मान जरूरी है या मजबूरी है? हम ये क्यों कह रहे हैं? केजरीवाल के लिए पंजाब में मजबूरी का नाम भगवंत मान है, इसे सिलसिलेवार ढंग से आपको समझना चाहिए। पहली बात, जिन भगवंत मान की बात हो रही है, अगर वो आपके लिए लगातार 8 साल से आम आदमी पार्टी का पंजाब में सबसे चर्चित चेहरा थे, लगातार काम कर रहे थे, इकलौते सांसद थे, तो उनको पहले ही सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया? इतना टाइम पूछना पड़ रहा है, क्यों? दूसरा, मान को सीएम चेहरा बनाने में हिचक क्या थी? अगर वो आपकी मजबूरी नहीं है, एकदम पहली चॉइस है, तो पहले घोषित करना था। अगर पंजाब में आपको लग रहा था आप लीड में। अच्छा, भगवंत मान से चूंकि जुड़े हुए कई पुराने विवाद हैं, तो इसलिए उन विवादों का साया तो नहीं पड़ेगा। इस बात को भी सोच समझ के जो है उसके बाद भगवंत मान को फैसला लिया गया। अब ऐसे में वो जरूरत है कि मजबूरी है, वो देखना होगा। सीएम कैंडिडेट के लिए भगवंत मान का दबाव भी था। मान का दावा, मोदी कैबिनेट में मंत्री का ऑफर आया था। इन्होंने, भगवंत मान ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाने का ऑफर मिला है। ये अलग प्रेशर बनाए हुए थे। अच्छा, सीएम फेस के लिए कई लोगों से बात, लेकिन बात बनी नहीं। ऐसी चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल कुछ और चेहरे ढूंढ रहे थे, लेकिन उसमें बात बनी नहीं। सातवां पॉइंट यह कहा जा रहा है कि भगवंत मान जरूरी या मजबूरी है। इसको अगर आप देखने बैठिएगा तो इसमें यह भी समझ में आता है कि भाई अभी भगवंत मान का नाम घोषित करते हुए जो लिस्ट तैयार की गई, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम था। अब आप बताइए कि आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन हो, इस लिस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू क्या कर रहे हैं? और ये फोटो देखिए, एकदम आंख भावुक हो गए। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल से गले मिले, इस तरीके की तस्वीर आई। जबरदस्त विजुअल्स है। अब पंजाब में अब तक सिर्फ केजरीवाल थे जिनकी पार्टी का सीएम फेस क्लियर नहीं था, क्योंकि अगर आप देखेंगे पंजाब के अंदर, पंजाब में सीएम फेस कौन कौन है, किस किस पार्टी के हैं, उसको देख लीजिए। कांग्रेस की तरफ से तय था कि भाई या तो चन्नी होंगे या सिद्धू होंगे, इन दोनों में से ही कोई होगा ना, और तो कोई नहीं होगा। अकाली की तरफ से कौन होंगे? अकालियों के लिए तो अकाली दल के लिए सुखबीर बादल है। सुखबीर बादल, इनका भी चेहरा तय था, इनको भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी गठबंधन अगर आप देखिएगा तो इनका भी तय है कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो, अगर अभी हालत ऐसी नहीं है, लेकिन अगर हो गया, चमत्कार ही हो गया, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम ही नहीं था कि इनका सीएम पद का चेहरा कौन है। और जिस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि 93%, भगवंत मान को कहा जा रहा है कि 93% लोगों ने अपनी पसंद आया, उस आदमी को सीएम पद का चेहरा घोषित करने में इतना टाइम लग गया। अच्छा, जो सर्वे केजरीवाल जी ने कराया पंजाब के अंदर, उसमें दावा है कि भगवंत मान को 93.3% वोट मिला। 93.3%। अब आप सोचिए कितना बड़ा यह आंकड़ा है। और इसी सर्वे में नवजोत सिंह सिद्धू को 3.6% वोट मिला। और इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप, फोन कॉल, एसएमएस, इससे जो है वो करीब 21,59,000 वोट जो है वो आए थे। अब आप, सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में भी आ रहा होगा कि ये भाई साहब यहां क्या कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट ढूंढ रही थी, तो भगवंत मान समझ में आता है। सिद्धू जी का नाम किस लिए दिया था? अगर मान लीजिए आंकड़ा बदल जाता है, सिद्धू जी को 90% आ जाता, तो क्या करते? कांग्रेस पार्टी में उनके पास ऑफर लेटर लेके जाते, सर आप आ जाइए, हमारे यहां 90% लोग कह रहे हैं सिद्धू जी को टिकट दे दीजिए, उनको सीएम कैंडिडेट बना दीजिए। ये क्यों थे?
इसका मतलब भगवंत मान को लेकर कंफ्यूजन था कि कहीं इनके लिए नहीं आया तो फिर इनकी जरूरत पड़ सकती है, कहीं इनका आ गया तो फिर उनको साइड कर देते क्या। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए पहले। पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है? ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पांस दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे, उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी 2 मिनट, बस 2 मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। अच्छा, इसमें भगवंत नाम के नाम को लेकर जो चर्चाएं हुई और जो दूसरी बातें, उस पर आगे बढ़ूं उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विजय माल्या को लंदन में घर छोड़ना होगा, यह जानकारी मिल रही है। विजय माल्या केस में लंदन कोर्ट का फैसला है। माल्या को अपने आलीशान घर को खाली करना होगा, पूरे परिवार के साथ घर खाली करना पड़ेगा उन्हें। माल्या के घर का कब्जा स्विस बैंक के पास होगा, यह बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर है, भारत से जो माल्या फरार हुआ उसको वापस लाने के लिए, प्रत्यर्पण के लिए केस तो चल ही रहा है, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि जो विजय माल्या गाए बगाए तस्वीरों में दिख जाता था कि भाई वो लंदन में है, वहां लंदन में जो बड़ा बंगला था वो भी खाली करना होगा, और वो बंगला भी जो है अब उसके पास नहीं रहेगा। हमारे साथ अनुज, हमारे सहयोगी, जुड़ रहे हैं। अनुज, जरा बताइए फैसला कोर्ट का क्यों आया है? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार विजय माल्या पर शिकंजा कसता ही जा रहा था और केस जो है एसबीआई के नेतृत्व में 13 बैंकों ने लंदन कोर्ट में किया था, उस मामले में लगातार एक तरीके से कहा जा सकता है कि विजय माल्या पर शिकंजा कसता जा रहा था। हालांकि ये जो मामला था वो इस घर को लेकर मामला था। पिछले हफ्ते इसमें सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। टीओआई के सौजन्य से ये खबर आई है कि अब जो जज हैं जो इस पूरे मामले के, उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि उन्हें अपने परिवार सहित घर को छोड़ना पड़ेगा। जाहिर तौर पर अगर बात करें विजय माल्या की, तो करीब 9,000 करोड़ रुपया बैंकों का घोटाला कर विजय माल्या भाग गया था, देश छोड़कर भाग गया था। उसके बाद ईडी से लेकर तमाम जो एजेंसियां थी वो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। सीबीआई, ईडी ने इस पूरे मामले में लगातार विजय माल्या पर शिकंजा भी कसा। उसके बाद 13 बैंक जो थे, जिसका नेतृत्व खुद एसबीआई कर रही थी, इन बैंकों के नेतृत्व में लंदन कोर्ट में बाकायदा विजय माल्या के खिलाफ दिवालिया घोषित होने का मुकदमा दायर किया गया। कोर्ट का फैसला बैंकों के फेवर में आया, और अब जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि उसे अब अपने घर उसे अपना छोड़ना होगा, जो करोड़ों का ये घर था। बिल्कुल, बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में आईएनएस रणवीर पोत पर धमाका हुआ है। युद्ध पोत पर धमाके में 3 जवान शहीद हुए हैं। ब्लास्ट केस की जांच के आदेश दिए गए हैं। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर, मुंबई में युद्ध पोत पर धमाके की खबर है। ब्लास्ट केस की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। नौसेना का युद्ध पोत आईएनएस रणवीर में ब्लास्ट की खबर है। श्रिंजॉय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। श्रिंजॉय, क्या हुआ है बताइए जरा। देखिए, रणवीर नेवल डॉकयार्ड में था मुंबई में, और जो सुना है हम खबर आ रहा है वो जहाज के अंदर कोई जगह एक्सप्लोजन हुआ है। इससे 3 सेलर मर चुके हैं, और आप जो करेक्ट कह रहे हैं, इंक्वायरी तो होना ही है और ऑर्डर भी हो चुका है। अब देखने पड़ेगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ था जिससे एक्सप्लोजन हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
मामला है, बहुत ही जरूरी है, ऐसे कभी ना हो। 3 कैजुअलिटी ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी अभी पहले भी ऐसे बहुत पहले हुआ था सबमरीन में, जब 20 आदमी मर गए थे, वो बहुत बड़ी बात हुआ था। यह आप देखने पड़ेगा ये कितना बड़ा एक्सप्लोजन और कितना डैमेज हुआ है, ये सब अब जांच करने पड़ेगा। वो इंक्वायरी करेगा और हम लोग भी देख लेंगे कहाँ तक ये जाए। जी सृंजॉय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब पाठशाला में हम दोबारा पंजाब पॉलिटिक्स के चैप्टर पर लौटते हैं। सवाल यह कि केजरीवाल के सर्वे में सिद्धू की एंट्री कहां से हो, और अगर सर्वे में सिद्धू के लिए वोट पड़े, खुद केजरीवाल के लिए वोट पड़े, तो फिर चन्नी का नाम क्यों नहीं आया, कैप्टन का नाम क्यों नहीं आया? क्या यह केजरीवाल की कोई और रणनीति है, राजनीति है? इसे समझने के लिए आपको एक पुराना वीडियो दिखाता हूं, एक और वीडियो दिखाता हूं। असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो। वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है। सीएम पद की जो कुर्सी है उसके लिए लड़ाई हर पार्टी में चल रही है। कांग्रेस से संकेत साफ है, चन्नी भी सीएम पद के दावेदार हैं। ये कांग्रेस की अपनी पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो सीएम कैंडिडेट पर खुलकर सिद्धू का नाम नहीं ले सकती। चन्नी को कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले सीएम बनाया है, इसलिए उसे दलित वोट बैंक भी साधना है। कांग्रेस वोटर को चन्नी और सिद्धू के बीच कंफ्यूज कर रही है। अब सीएम पद के लिए चेहरों और उनके हिसाब से वोटों और सत्ता का गठबंधन आपको समझ लेना चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी सीएम कैंडिडेट जो हैं, चन्नी जो कांग्रेस की तरफ से सीएम पद के दावेदार दिख रहे हैं, वो है दलित चेहरा। ये बात क्लैरिटी में रखिए। और पंजाब में, पंजाब के अंदर दलित वोट कितना है, अगर आप देखने जाइएगा कितना इंपैक्ट छोड़ सकते हैं चन्नी साहब, तो वो करीब 32% है, 32% दलित वोट है। तो दलित सीएम के होने का जो मतलब है उसको आप इस आंकड़े से समझिए। अब नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत सिद्धू, इनका वोट बैंक जो है वो आपको कहां पे नजर आता है, इसको समझिए। जाट सिख है, जाट सिख। और जाट सिख कितने हैं पंजाब के अंदर, अगर आप देखने जाइएगा तो करीब 20%। तो कहां 32% वाले दलित चेहरे और कहां 20% वाले नवजोत सिंह। अच्छा, तीसरा नाम है भगवंत मान का। भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बन गए भाई अब सीएम पद के लिए, और उनके लिए अगर आप देखिएगा वो भी जाट सिख चेहरा है। और 1977 के बाद से 12 में से 11 सीएम जो पंजाब में रहे हैं वो इसी जाट सिख समुदाय के रहे। तो भगवंत मान को क्यों उतारा गया, इसका आकलन भी आप कर सकते हैं, कितनी जरूरत और कितनी मजबूरी। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को ही सीएम फेस के लिए क्यों चुना, आपको यह सोचना चाहिए। पहली बात, सीएम के तौर पर किसी बाहरी को पंजाब कबूल नहीं करता। 1966 के बाद से कोई भी गैर सिख सीएम नहीं बना है। तो बाहरी वाला जो फैक्टर है, मुख्यमंत्री अगर अरविंद केजरीवाल बनने की सोच भी रहे हो तो ये दिक्कत है। जाट सिख चेहरा है, मालवा से आते हैं, और ये मालवा वो इलाका है जहां पर आम आदमी पार्टी को पिछली बार जो 18 सीटें आई सारी की सारी मालवा से आई, तो इसलिए वो फैक्टर भी है। अच्छा, मालवा में सबसे ज्यादा 69 सीटें भी हैं, तो अगर वहां आम आदमी पार्टी जाट सिख को आगे रखकर सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर लेती है तो उसके लिए यहां पर बढ़त हासिल करने और सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। पिछली बार इस रीजन में कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें आई थी। पंजाब में 2017 के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार बिखर रही है। 20 में से सिर्फ 11 विधायक बचे हुए हैं, लेकिन भगवंत मान पार्टी में तब भी बने हुए थे, अब भी बने हुए हैं। लोकप्रियता के मामले में मान दूसरों को टक्कर देते हैं। मोदी लहर में भी इकलौते पंजाब से आने वाले सांसद थे आम आदमी पार्टी के, तो उनकी वो लोकप्रियता वाला हिसाब भी है, तो उसको भी आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन भगवंत मान का नाम आते ही सियासी नशा चढ़ने लगता है, क्योंकि उनके विरोधी उनकी ड्रिंकिंग हैबिट को,
लगातार लेकर कमेंट करते हैं। आज बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा ने एक ट्वीट किया और एक पुराना वीडियो पोस्ट किया। इस पुराने वीडियो में भगवंत मान लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं। एक बार ये वीडियो देखिए। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, भगवंत मान फोटो खिंचवा रहे हैं। पुराना वीडियो है, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और जैसे उनका नाम का अनाउंसमेंट हुआ, ये पुराना वीडियो बीजेपी नेता ने डाल दिया। इसी पीने की जो हैबिट है, ड्रिंकिंग हैबिट, इसकी वजह से एक वक्त ऐसा आया कि 2019 में उन्होंने एक रैली में मां की कसम ली और मंच से यह कहा कि उन्होंने शराब छोड़ दी और कभी शराब को हाथ नहीं लगाई। बरनाला की इस रैली में अरविंद केजरीवाल भी थे। तब केजरीवाल ने इसे भगवंत मान की बहुत बड़ी कुर्बानी बताया था। एक बार वो पुराना बयान सुनिए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵਰਤਾ। ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। और मुझे लगता है केवल मेरा दिल नहीं जीता, भगवंत मान ने पूरे पंजाब का दिल जीत लिया। नेता हो तो ऐसा हो जो जनता के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी करने को तैयार हो। आज की स्वार्थी दुनिया में जब एक आदमी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करता, बच्चों के लिए कुछ नहीं करता, ऐसी स्वार्थी दुनिया में इतना बड़ा संकल्प करना ये कोई छोटी बात नहीं है कि 1 जनवरी के बाद से मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दरअसल अरविंद केजरीवाल बताना चाह रहे थे कि भगवंत मान ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन लोगों को यह समझ में भी तो आना चाहिए कि यह कुर्बानी कितनी बड़ी थी। अगर पिछली बार समझ में आई होती तो सीटें भी और आती, वो उतनी आई नहीं। इस बार समझ में आएगा क्या? क्योंकि भगवंत मान पर जो यह आरोप लगता है नशे का, यह पंजाब के लिहाज से बड़ा गंभीर है। पंजाब में नशा 2017 के चुनाव का बड़ा मुद्दा था, और पंजाब में नशे की जड़ें कितनी गहरी हैं आपको देखना चाहिए कि जिस पंजाब की बात होती है, पंजाब में जो नशा है उसकी स्थिति देखिए पंजाब में क्या है। 23 में से 18 जिले पंजाब के वो प्रभावित है, नशे की चपेट में वहां के लोग। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। 35 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हैं वहां पर। जो आपने उड़ता पंजाब फिल्म देखी थी वो ऐसे ही नहीं देखी थी, वो पंजाब की सच्चाई है। 96 निजी हैं, निजी नशा मुक्ति केंद्र। ये आप ऊपर 35 सरकारी, 96 निजी। और यहां पर इनमें 4 लाख से ज्यादा लोग, 4 लाख प्लस, इससे ज्यादा लोग भर्ती है नशा मुक्ति कराने के लिए। उस राज्य में नशा छोड़ा नहीं छोड़ा, क्या दूसरों का छुड़वा पाएंगे नहीं छुड़वा पाएंगे, ये कितना बड़ा मुद्दा होगा ये अंदाजा लगा लीजिए। पाठशाला में अब एक स्पेशल क्लास। अच्छा, उस स्पेशल क्लास में जाएं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।